Namaste. We are going to discuss class 11th, chapter 10, that is Industrial Revolution. हम लोग यूनिट 4 क्लास 11th के महत्वपूर्ण अध्याय औद्योगिक क्रांति पर आज चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति दुनिया में खास महत्व रखता है। यह क्रांति जिसने पूरे विश्व पर व्यापक प्रभाव डालने का काम किया। फर्स्ट वी विल define this industrial revolution. The industrial revolution was a fundamental changes in the way goods were produced from human labor to machine. In other way, we can say rapid changes and invention which revolutionized the whole industrial system of a country. अर्थात औद्योगिक क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसने आविष्कार और उत्पादन में व्यापक परिवर्तन लाया। खास करके पूरे औद्योगिक तंत्र को तेजी से बदलने का काम किया। परिणाम हुआ कि इस क्षेत्र में व्यापक उत्पादन हुआ। Machines were invented which replaced human labor. इस औद्योगिक क्रांति में आखिर हुआ क्या क्या? तो मशीन के ने जगह ले लिया ह्यूमन लेबर के बदले। सेकेंड, न्यू एनर्जी सोर्स were developed to power the new machinery such as water, steam, electricity, oil, etc. हम देखते हैं कि इस समय उत्पादन के स्रोत के रूप में उद्योग में कई एनर्जी अर्थात ऊर्जा का स्रोत सामने आया, जिसमें स्टीम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं या अन्य चीज। नेक्स्ट, व्हाट आर द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस industrial revolution? First one is mass production of goods. व्यापक पैमाने पर उत्पादन हुआ वस्तुओं का, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो फैक्ट्री सिस्टम है, कारखाना पद्धति, उसका विकास हुआ। पहले पुटिंग आउट सिस्टम था, अब उसका स्थान फैक्ट्री सिस्टम ले लिया। नेक्स्ट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट करने लगे, जाने लगे फॉर द सर्च ऑफ वर्क। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का विकास होता है इस औद्योगिक क्रांति के साथ साथ, क्योंकि इस औद्योगिक क्रांति में उद्योग को बढ़ावा देने में पूंजी की बहुत अधिक जरूरत होती थी। इसलिए पूंजीपति वर्ग का, पूंजीवाद का जो डेवलपमेंट है इस औद्योगिक क्रांति की देन है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सोशियो इकोनॉमिक क्लासेज। इस औद्योगिक क्रांति ने कई सामाजिक आर्थिक वर्ग को जन्म दिया, जैसे वर्किंग क्लास, वेल्दी इंडस्ट्रीज क्लास, इंडस्ट्रियल लेबर्स एटसेट्रा। कमिटमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस क्रांति के साथ साथ ही नए क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी। देश ने, शासकों ने नए नए तकनीकी के लिए इन्वेस्टमेंट किया। इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंटल इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेंशन, द साइंस एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। साइंस और तकनीकी में सरकार के प्रयास से
विकास होता है और उसके बाद यह क्रांति आगे बढ़ती है। नाउ वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के पीछे बैकग्राउंड क्या है, अर्थात यह क्रांति हुई उससे पहले की कंडीशन क्या थी, इसके लिए क्या पृष्ठभूमि बनी। तो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन आप देखेंगे कि 15, 16 एंड 17th सेंचुरी में कई वाणिज्यिक क्रांति हो चुकी थी। जैसे यूरोपियन एक्सपेंडेड देयर पावर वर्ल्ड वाइड, यूरोपीय लोग अपनी शक्ति को पूरी दुनिया में बढ़ा रहे थे। इंक्रीज ज्योग्राफिकल नॉलेज, उन लोगों में जो भौगोलिक ज्ञान है वह बढ़ रहा था। कॉलोनीज इन द अमेरिका एंड एशिया, यूरोप के लोग अमेरिका और एशिया में खास करके भारत में उपनिवेश की स्थापना कर रहे थे। इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, यूरोपियों का व्यापार वाणिज्य पूरे दुनिया में बढ़ रहा था। गिल्ड सिस्टम कुड नॉट मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स गुड्स, पहले को जो गिल्ड सिस्टम था व्यापार का वह इसको पूरा नहीं कर पा रहा था जो बढ़ता हुआ डिमांड था व्यापार वाणिज्य के लिए। इसके अलावे आप देखेंगे कि इस समय कई साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुए ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, जैसे डिस्कवरी ऑफ बॉयल, लेवोसियर, न्यूटन, ये लोग कई लोग थे जिन्होंने अनेक आविष्कार किए, जिसके कारण एक बैकग्राउंड बनता है, पृष्ठभूमि बनती है इस औद्योगिक क्रांति के लिए। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन भी इस दौरान देखने को मिलता है, जो कि 17th और 18th सेंचुरी के दौरान हुआ। एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्कवरी एंड फ्री इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, अर्थात इस समय बहुत अधिक नॉलेज हुए हैं दुनिया में, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला है इस सब चीजों से। पहले जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, जो लेट 1600 से लेट 1800 के आसपास तक चला है, जिसे हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। इन दिस पुटिंग आउट सिस्टम, बिजनेस पीपुल डिलीवर रॉ मटेरियल टू वर्कर्स टू होम। बिजनेस पर्सन्स अपने रॉ मटेरियल को उन वर्कर के घर पे ही भेज देते थे। वर्कर्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम दीज रॉ मटेरियल इन देयर होम्स, और वर्कर्स अपने घर पे ही इन सामान को तैयार करता था। बट नाउ डोमेस्टिक सिस्टम कुड नॉट कीप अप विद डिमांड, लेकिन बढ़ती हुई डिमांड के समय में यह डोमेस्टिक सिस्टम, जो पुटिंग आउट सिस्टम था, वह सरवाइव नहीं कर पाया। उसके बदले अब फैक्ट्री सिस्टम आया। फैक्ट्री सिस्टम क्या था? डेवलपमेंट टू रिप्लेस द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इस फैक्ट्री सिस्टम ने डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ जो प्रोडक्शन था उसको तब्दील कर दिया, बदल दिया। इसमें फास्टर मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत तेजी से विकास है। वर्कर्स कंसंट्रेटेड इन ए सेट लोकेशन, वर्कर को एक खास जगह पे, जिसे कारखाना कहते थे, उस जगह पे ला करके उनके द्वारा काम कराया जाता था। मेथड देखिए, डोमेस्टिक सिस्टम में हैंड से काम होता था, बट फैक्ट्री सिस्टम में मशीन से काम होता था। डोमेस्टिक सिस्टम में जहां लोकेशन होम होता था, अब फैक्ट्री सिस्टम में फैक्ट्री में जाकर के काम करना है। ओनरशिप एंड काइंड्स ऑफ टूल के तहत स्मॉल हैंड टूल और ओन्ड बाय वर्कर डोमेस्टिक सिस्टम में था, जबकि अब फैक्ट्री सिस्टम में लार्ज पावर उपयोग किया गया। प्रोडक्शन आउटपुट जो डोमेस्टिक सिस्टम में है वह कम है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी है, बट फैक्ट्री सिस्टम में बहुत अधिक है। इसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है फैक्ट्री सिस्टम में। परिणाम हुआ कि फैक्ट्री सिस्टम आगे बढ़ा और औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा देने का। अब है क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई? इंग्लैंड, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो औद्योगिक क्रांति के लिए
जो अनुकूल माहौल होना चाहिए वह माहौल इंग्लैंड में अवेलेबल था। एक्चुअली हम समझेंगे कि यह औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में पहली बार 1750s के डिके में देखने को मिलता है। आफ्टर 1750 these changes were noticeable first in England। वैसे इस औद्योगिक क्रांति के भी दो फेज, फर्स्ट फेज ड्यूरिंग 1780s to 1850s जिसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें खास करके टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील का डेवलपमेंट हुआ है। एंड सेकेंड फेज आफ्टर अबाउट 1850 1850 के बाद सेकेंड फेज औद्योगिक क्रांति का शुरू होता है, जिसमें खास करके केमिकल, फर्टिलाइजर, इन चीजों का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देखिए व्हाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट इन इंग्लैंड। तो मैंने पहले ही बताया कि अनुकूल माहौल जो उद्योग धंधे के विकास के लिए होना चाहिए वह अवेलेबल था इंग्लैंड में। जैसे कैपिटल फॉर इन्वेस्टिंग इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात क्योंकि ब्रिटेन व्यापार वाणिज्य में आगे था इसलिए उसके पास पूंजी थी। दूसरी बात कि कॉलोनीज एंड मार्केट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंग्लैंड ने एशिया और अमेरिका के कई क्षेत्रों पे कॉलोनी बना लिया था जहां से वह अपने तैयार माल को सेल कर सकता था, दे सकता था, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। लकली, आयरन एंड कोल जैसे चीज अवेलेबल थे इंग्लैंड में। फिर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी वहां चूंकि बढ़ चुका था उस समय, इसलिए वर्कर्स भी अवेलेबल थे चीप। मर्चेंट मेराइन, समुद्री यात्रा के द्वारा जो बिजनेस पर्सन थे, जो व्यापारी थे, वह इंग्लैंड के आगे थे। दूसरी बात है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन आइसलैंड के रूप में है, वह उनके अनुकूल था। तो ये जितने भी सिस्टम है, जो जरूरी चीजें हैं, वह इंग्लैंड के पास रिसोर्स अवेलेबल था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कैपिटल जो कि जरूरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्डिंग और मशीन खरीदने के लिए और रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए, यह इंग्लैंड के पास अवेलेबल था। कॉलोनी एंड मार्केट अवेलेबल थे जहां से वह रॉ मटेरियल को प्राप्त कर सकता था और प्रिपेयर गुड को सेल कर सकता था। इंग्लैंड itself possessed the necessary raw material to create the means of production। लकीली इंग्लैंड को खुद नेचुरल रिसोर्स प्राप्त थे, खास करके रॉ मटेरियल्स, जिससे वह उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकता था। जैसे कोल है या आयरन है, ये जो जरूरी चीजें उस समय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण थी, वह इंग्लैंड में अवेलेबल थी। फिर वर्कर्स जो हैं वो भी वहां अवेलेबल है। पहले भी इनक्लोजर मूवमेंट जो एग्रीकल्चर फील्ड में हो चुका था इंग्लैंड में, वहां से भी लेबर अवेलेबल थे और अब काम की तलाश में लोग शहर की ओर जा रहे थे और शहरों में लोग अधिक जा रहे थे, तो नेचुरली उन्हें वर्कर्स इजिली अवेलेबल हो गया और यह वर्कर्स बेटर था। तो हम देखते हैं इस वहां की सरकार भी बड़ा ही स्टेबल थी, कोई इंटरनल ट्रेड बैरियर नहीं था। इंग्लैंड इज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आइसलैंड। इंग्लैंड एक आइसलैंड है जो ग्रेट ब्रिटेन का पावर का सेंटर है। आइसलैंड हैज एक्सीलेंट हार्बर्स एंड पोर्ट। इंग्लैंड में बहुत सारे बंदरगाह हैं। Damp climate benefited the textile industry। खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अनुकूल जो जलवायु होना चाहिए
वह वहां है, गवर्नमेंट स्टेबल है, वह व्यापार वाणिज्य और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। परिणाम हुआ कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो जरूरी चीज होती है ना, जो जरूरत होती है, कहा जाता है कि वह आविष्कार की जननी होती है। तो आप देखेंगे उस समय यूरोप और खास करके इंग्लैंड में बहुत सारे आविष्कार हुए, जैसे स्पेनिंग मशीन, नीड टू स्पीड ऑफ वीविंग, पावर लूम क्रिएटेड, इंक्रीज डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल के लिए पावर लूम चाहिए, कॉटन गिन का आविष्कार हुआ, डिमांड ऑफ स्ट्रोंगर आयरन। तो यहां भी देखेंगे कि हम स्मेल्टिंग का काम यहां शुरू हुआ। तो एज मोर स्टीम पावर्ड मशीन वेयर बिल्ट, फैक्ट्री नीड मोर कोल टू क्रिएट दिस स्टीम। नाम हुआ कि माइनिंग मेथड इंप्रूव टू मीट द डिमांड फॉर द मोर कोल। द प्रोसेस ऑफ इवेंटिंग नेवर इन। और जो यहाँ यूरोप में और खास करके इंग्लैंड में जो आविष्कार का प्रोसेस है वह कभी अंत नहीं हुआ, वो चलता ही रहा लगातार। टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम देखते हैं, खास करके द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द क्लॉथ और फैब्रिक्स बड़ा फेमस था, शुरू से ही वहां के लोग चाहते थे इसके। फर्स्ट इंडस्ट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिस पर औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, अर्थात पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्रियलाइज हुआ, औद्योगिक उत्पादन के तहत इसका बढ़ोतरी हुआ। इसके पीछे कारण थे कि इस क्षेत्र में कई आविष्कार हुए थे, जैसे फ्लाइंग शटल 1733 में, जिसका जॉन के ने आविष्कार किया था, जो इंग्लैंड का ही था। स्पिनिंग जेनी जो 1765 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा शुरू किया गया था, वो बहुत तेजी से धागे को बनाया जा सकता था इस स्पिनिंग जेनी के द्वारा। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया 1769 में। स्पिनिंग म्यूल का इन्वेंशन 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। पावर लूम का एडवर्ड आर्कराइट ने आविष्कार किया। तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के आविष्कार इस समय इंग्लैंड और यूरोप में देखने को मिलता है। खास करके स्टीम पावर, जिसे थॉमस न्यूकामेन ने इंग्लैंड में 1704 में आविष्कार किया था। आफ्टर दैट जेम्स वाट जो स्कॉटलैंड का था, उसने स्टीम इंजन को और पावर किया। बाय 1800 स्टीम इंजन वेयर रिप्लेसिंग वाटर व्हील्स एज सोर्स ऑफ पावर फॉर ट्रीज। 1800 के आसपास स्टीम इंजन वह फैक्ट्री के लिए पावर बन गया। Cities grew around the factory wool near central England's coal and iron mines। आप देखेंगे कि इस समय कई शहरों का विकास, जैसे मैनचेस्टर और लिवरपूल वगैरह हैं, उसका विकास इन फैक्ट्री के आसपास हुआ है। कोल एंड आयरन जो कि सबसे जरूरी चीज था उस समय इंडस्ट्री के लिए, इस क्षेत्र में भी कई आविष्कार देखने को मिलता है। जैसे अब्राहम डर्बी ने इस क्षेत्र में काम किया, जॉन स्मेटोन ने, हेनरी कोट ने, इन सबके प्रयास से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। आप देखेंगे कि कोल प्रोडक्शन डबल्ड 6 मिलियन टू 12 मिलियन ड्यूरिंग 1770 to 1800। पिग आयरन प्रोड्यूस इंक्रीज 250% during 1800। Great Britain produced as much coal and iron as every other country combined। दुनिया में जितना देश सब मिलके करता था उतना अकेले ग्रेट ब्रिटेन ही प्रोडक्शन करता था। इसका परिणाम हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव आया। इंक्रीज प्रोडक्शन, सर्च फॉर मोर मार्केट्स एंड रॉ मटेरियल, better and faster means of transportation
डेवलप हुए। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कैनाल, बैगेज पुल्ड बाय म्यूल्स, शिप पावर्ड बाय सेल्स, हॉर्स ड्रोन वैगन कार्ट एंड कैरियर्स। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या परिवर्तन हुआ? ट्रेन, स्टीम शिप, ट्रॉली, ऑटोमोबाइल। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत ही रिवोल्यूशनरी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र में भी कई आविष्कार ने, चाहे रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा स्टीम बोट का आविष्कार हो, थॉमस टेलफोर्ड और जॉन मैकडोनल के द्वारा रोड का डेवलपमेंट करने के तरीके का इजाद हो, देखेंगे कि कई क्षेत्रों में ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार 1807 में किया। 1819 में शवानाह यूज ए स्टीम इंजन एज auxiliary power for the first time and it sailed across the Atlantic Ocean. In 1830, the Great Western first ship to sail across the Atlantic on steam power alone, completing the trip in 15 days. तो इस स्टीम इंजन के आने से बहुत तेजी से समुद्र से व्यापार करना आसान हो गया। नाम हुआ कि उद्योग धंधे को बढ़ावा मिला और व्यापार वाणिज्य इससे और आगे फास्टर हुआ। आप देखेंगे कि इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे रोड, स्ट्रॉन्ग हार्ड रोड इन्वेंटेड बाय थॉमस टेलफोर्ड एंड जॉन मैकडोनल, इंप्रूवमेंट ओवर डर्ट एंड ग्रेवल रोड। अब पक्के सड़क बनने लगे और इसके अलावा रेल का ग्रोथ होता है 1825 एंड ऑनवर्ड। आप देखेंगे कि 1830 से 1870 के बीच लगभग 49 माइल से 1500 माइल्स 15,000 माइल्स तक डेवलपमेंट होता है रेल का। 1869 में वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक मेड ट्रेन ट्रेवल सेफर, अर्थात रेल के क्षेत्र में कई इन्वेंशन ने इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित किया। कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन भी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें टेलीग्राफ 1884 में सैमुअल एफ.बी. मोर्स के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार हुआ है। इसके अलावा व्लादिमीर ज्योरकिन के द्वारा टेलीविजन वगैरह का आविष्कार हुआ है। हम देखेंगे इस तरह आगे कई क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति के कारण नए नए चीजों का आविष्कार और डेवलपमेंट होता है। खास करके प्रिंटिंग रिवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवोल्यूशन इन दैट टाइम। प्रिंटिंग 1800 टू 1830 के बीच आप देखेंगे कि आयरन प्रिंटिंग प्रेस था, स्टीम ड्राइवन प्रेस था, रोटरी प्रेस 1870 के आसपास आया है, जिसका इन्वेंशन रिचार्ड होए ने किए थे। प्रिंटेड बोथ साइड ऑफ ए पेज एट वंस, एक ही समय दोनों साइड प्रिंट होने लगा। आगे देखेंगे कि प्रिंटिंग रिवोल्यूशन के तहत न्यूज़पेपर बिकेम मच चीपर टू प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर जो था और अधिक सस्ता हो गया। कॉस्ट ऑफ ए न्यूज़पेपर प्लमेंटेड, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इंक्रीज, परिणाम हुआ कि सस्ते होने से न्यूज़पेपर और अन्य चीज। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई और आम लोग जो अभी तक जिनके पास ये किताब पुस्तक पहुंच नहीं पाते थे, वहां तक वो पहुंच गया और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने कई क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाला है और इसने तत्कालीन समय को काफी हद तक बदलने का काम किया है। इस औद्योगिक क्रांति ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे दुनिया को काफी हद तक प्रभावित किया और आप देखेंगे कि इसका व्यापक परिणाम आज के दिन भी हमें देखने को मिलता है। नाउ ओवरव्यू
some questions. What was the industrial revolution? Second was describe at least 3 developments of the industrial revolution. Next, compare and contrast the domestic and factory method of production. Next, why did the industrial revolution begin in England? This is the most important question. इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? And last overview question is explain why one invention or development leads to another. किस प्रकार से एक आविष्कार दूसरे आविष्कार को बढ़ावा देता है. थैंक यू.